जिसे पप्पू कहा जाता है वो तो पापा निकले। वैसे भी भारतीय राजनीति में शीर्ष के नेताओं को पापा या बाप कहने का चलन बहुत पुराना है। नमस्कार साथियों, मैं शिव कुमार और आप देख रहे हैं द पिनाक 360। हम बात करते हैं 7 फरवरी को राहुल गांधी जी ने लोकसभा के अंदर बयान दिया। राहुल गांधी जी, आपको पता ही है, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर काफी चर्चा में रहे। बहुत ज्यादा उन्होंने लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा की। यह यात्रा कन्याकुमारी से हमारा जम्मू कश्मीर तक यह यात्रा चलती है। राहुल गांधी इसको लेके लोकसभा में बोल रहे थे। 7 फरवरी का दिन था। तो राहुल जी बड़े प्यार से तंज कसते हैं कांग्रेस के ऊपर और वार करते हैं कि प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और अडानी साहब का क्या रिश्ता है। वो पूछ रहे थे बार बार, यह रिश्ता क्या कहलाता है। वो बता रहे थे, राहुल जी के शब्द है, राहुल जी बता रहे थे लोकसभा में कि मैं केरला से लेके कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक लगभग 13 राज्यों का सफर मैं करता हूं। लगभग 4000 किलोमीटर की मैं यात्रा करता हूं। मुझसे भारत के युवा आकर पूछते हैं कि हम स्टार्टअप करना चाहते हैं। मोदी जी की योजना है, भारत सरकार की योजना है स्टार्टअप योजना। हम स्टार्टअप कैसे करें? तो राहुल जी कहते हैं कि मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तो देश के युवा राहुल जी से पूछते हैं कि ये चारों तरफ अडानी अडानी अडानी, इस तरह का उनका भाषण होता है लोकसभा में। आगे वो कहते हैं कि देश के युवा मुझसे आकर पूछते हैं कि किस प्रकार से अडानी जी इतने आगे बढ़ गए, किस प्रकार से अडानी जी विश्व में दूसरे नंबर पे आ गए। हम तो कोई स्टार्टअप करते हैं तो फेल हो जाता है, लेकिन ऐसा अडानी के पास क्या मूल मंत्र है कि अडानी चारों तरफ छा जाते हैं। इसके बाद राहुल जी कहते हैं कि लगभग 10 से लेकर 12 कंपनियां हैं जो अडानी साहब की हैं और वो देश के अहम क्षेत्रों में काम करती हैं। जैसे जिनमें से मुख्य एयरपोर्ट हो गया, पोर्ट हो गया, विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, सीमेंट हो गया, डाटा सेक्टर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, डिफेंस प्रणाली हो गई, मीडिया सेक्टर हो गया। इन क्षेत्रों में जैसे ही अडानी काम करते हैं सफलता का रेशो 100% होता है। तो युवा मुझसे आके पूछते हैं कि ऐसा अडानी ने क्या किया और मेरे पास कोई भी जवाब नहीं था। इस प्रकार राहुल जी ने 7 फरवरी को लोकसभा के अंदर तंज कसा और देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि आखिर क्या रिश्ता है आपका गौतम अडानी जी के साथ, यह रिश्ता क्या कहलाता है। बार बार वो तंज कसते हैं। अब साथियों हम बात करते हैं अडानी की कि वो लोकसभा में कहते हैं, राहुल जी लोकसभा में क्या कह रहे हैं कि अडानी 2014 के अंदर 609वें नंबर पे थे अमीरों की सूची के अंदर। ध्यान से सुनिएगा, 2014 में गौतम अडानी जी 609वें नंबर पे थे और उनकी कुल संपत्ति थी $8 बिलियन। अब 2022 आते आते उनकी संपत्ति हो जाती है $140 बिलियन, यानी वो 609वें नंबर से 2014 से 2022 के बीच में दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। तो देश के युवा जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने स्टार्टअप किया। इस तरह से राहुल जी 7 फरवरी को लोकसभा के अंदर यह बयान देते हैं। सवाल अच्छा है, जानना चाहिए, आपको भी जानना चाहिए, मुझे भी जानना चाहिए, इस देश की सभी जनता को जानना चाहिए कि किस प्रकार से गौतम अडानी जी, यह फार्मूला कौन सा है कि सफलता रेट बिल्कुल आसमान छूने लगता है और हर एक कंपनी बिलियंस बिलियंस बहुत ज्यादा कमा लेती है। तो देश के प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल बताना चाहिए क्योंकि उन्हीं की योजना है स्टार्टअप योजना। अब बात करते हैं साथियों अडानी जी की एक कंपनी के बारे में। अडानी जी एक कंपनी खोलते हैं, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी। एक कंपनी होती है इजराइल की, एल्बिट कंपनी का नाम है। यह ड्रोन वगैरह बनाती है। भारत को भी डिफेंस के लिए एक ड्रोन चाहिए था। 1940 में बनी एक कंपनी जिसको कहते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी जो 1940 में बनती है और भारत के लिए बहुत काम करती है। यह कंपनी साथियों 82 वर्षों का अनुभव रखती है और इस कंपनी का यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का करार होना था किस कंपनी के साथ? इजराइल की एल्बिट कंपनी के साथ। किसको लेके करार होना था? भारत में डिफेंस ड्रोन जिसको प्रेडिएटर ड्रोन कहा गया, उसको लेके इन दोनों कंपनियों के मध्य करार था, यानी HAL और एल्बिट कंपनी जो कि इजराइल की है। लेकिन प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल जाते हैं
और यह कॉन्ट्रैक्ट HAL को ना मिल करके बल्कि किसको मिलता है, अडानी साहब को मिल जाता है। यानी अडानी साहब क्या बना रहे हैं, भारतीय सेना के लिए कि डिफेंस ड्रोन बना रहे हैं। देखिए साथियों, 82 वर्षों का जिसका अनुभव है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूं, जिसने सुखोई जैसा विमान बनाया, तेजस जैसा विमान बनाया, उस कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता और बल्कि अडानी को यह कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। अब साथियों आप जान लीजिएगा अडानी का कितना वर्षों का अनुभव है, कितने वर्ष हो गए उनको डिफेंस सिस्टम में। यानी उनका क्या है, बिल्कुल यूं कहे कि अडानी के पास जीरो अनुभव है साथियों डिफेंस में। लेकिन फिर भी यह ड्रोन प्रणाली जो भारत बनाएगा यानी अब अडानी को सौंप दी जाती है। अडानी क्या बनाते हैं, प्रेडिएटर ड्रोन बनाने लगते हैं और एक नई कंपनी आ जाती है अडानी, जिसका नाम क्या होता है, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। अब समझिएगा साथियों, धीरे धीरे आपकी यह खेला समझ में आना शुरू हो जाता है। यानी किस प्रकार अपने दोस्त के लिए नियम बदले जाते हैं और किस प्रकार से मुंबई पोर्ट ईडी का सहारा लेके, सीबीआई का सहारा लेके मुंबई पोर्ट को दिया जाता है। यह सब कुछ खेला 2021-22 में खेला जाता है। इन्हीं सब कारणों से किस प्रकार से गौतम अडानी जी दूसरे पायदान पर पहुंच जाते हैं। यानी 2014 में सोचिए साथियों, जो आदमी 609वें नंबर पे था अमीरों की सूची में, आज 2022 में वो कौन से नंबर पर पहुंच जाता है, विश्व के अमीरों की सूची में दूसरे नंबर पर पहुंच जाता है। यानी इतनी तरक्की कोई नहीं कर सकता और ना किसी ने की होगी, यह बिल्कुल जांच का विषय है। और इन्हीं सब सवालों के साथ राहुल जी ने लोकसभा के अंदर बयान दिया और पूछा, प्रधानमंत्री जी आप चुप क्यों हैं, आपको देश को बताना चाहिए यह रिश्ता क्या कहलाता है। अब अपने दोस्तों को पूरा देश सौंप दिया, अपने दोस्तों के लिए नियम बदल दिए गए। भारत के साथ गद्दारी है साथियों। यह भारत के साथ क्यों गद्दारी है कि हिंदुस्तान की सेवा में जो कंपनी लगी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका 82 वर्षों का अनुभव है, उसको डिफेंस छीन लिया जाता है और अडानी को दे दिया जाता है। यानी कहीं न कहीं यूं कहे साथियों कि भारत को आंतरिक रूप से खोखला भी कर सकता है यह एक नियम। यानी अडानी जी को सब कुछ सौंप देना सभी सेक्टर को तबाह कर सकता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें महंगाई की मार थोड़ी सी तेजी हो गई है। किस चीज में, अब गौतम अडानी जी के शेयर में थोड़ी सी तेजी देखी जा सकती है। यानी कहीं न कहीं प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कह दिया गया है कि आप चिंता ना करें, हम इसकी भरपाई आर्थिक व्यवस्था में कर लेंगे। जो कि अर्थदशा पहले ही डूब चुकी थी, उसके अंदर अब महंगाई के अंदर बहुत ज्यादा आरबीआई को शामिल करके रेपो रेट बढ़ा दिया गया है। आज ही की खबर है, यानी यह 8 फरवरी की बात है कि 8 फरवरी को आरबीआई क्या करता है कि आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है। जो रेपो रेट 6.25 का था, आज वह रेपो रेट 6.5 का कर दिया गया। यानी कहीं न कहीं 0.25 की रेपो रेट की बढ़ोतरी है। अब इस बात को बिल्कुल साधारण तरीके से समझिएगा कि रेपो रेट बढ़ने से आपकी जेब के ऊपर क्या असर पड़ेगा। यानी जो साथियों आप ईएमआई दे रहे हैं वो आपको अतिरिक्त ईएमआई देनी पड़ेगी। यानी अब आपको कार लोन हो गया, घर लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, एग्रीकल्चर लोन हो गया, उन सब पे अब आपको ज्यादा चुकाना पड़ेगा। यानी कहीं न कहीं गरीब आदमी तो पहले ही मारा जा चुका है, बहुत ही ज्यादा बेरोजगारी है, यहां पे अर्थदशा बिल्कुल खराब हो चुकी है, महंगाई अपने चरम पर है। यहां पे आरबीआई द्वारा ऐसा कदम बहुत ही गलत उठाया गया है। साथ में बताया गया है कि यह कदम बिल्कुल फायदेमंद होगा। किस लिए फायदेमंद होगा, कहा गया है इससे फिक्स डिपॉजिट वालों को लाभ होगा। अब सोचिए साथियों, फिक्स डिपॉजिट तब कराएंगे ना, जिसको एफडी कहते हैं, वो तब कराएंगे ना जब आमदनी होगी। और साथियों आमदनी कैसे होगी, जब रोजगार होगा। रोजगार कैसे होगा, आपकी पॉलिसीज अच्छी नहीं है। आपकी पॉलिसीज किसके लिए काम कर रही है, अडानी के लिए काम कर रही है। यानी कहीं न कहीं इन सब के बीच आम आदमी पिसता नजर आ रहा है। नमस्कार साथियों, बने रहिएगा मेरे साथ में शिव कुमार। और अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा फेसबुक चैनल भी है द पिनाक 360। नमस्कार साथियों, मैं शिव कुमार।